मेंटल हेल्थ की तकलीफ़ के लिए इंसान को प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। पर किस प्रोफेशनल से? साइकाइट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकोथेरेपिस्ट से या लाइफ कोच से? किससे मिलना चाहिए? कितना कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को इन प्रोफेशनल्स के बीच का फ़र्क नहीं पता। पर मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से ज़्यादा समय से मेंटल हेल्थ के काम में लगी हुई हूँ। सारा फ़र्क जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास। स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। मैं मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। शायद साइंस से किया है या आर्ट से किया है। कम से कम उन्होंने मास्टर डिग्री तक साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। ये है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कभी कभार काउंसलिंग या थेरेपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर मनोवैज्ञानिक, हर साइकोलॉजिस्ट थेरेपी या काउंसलिंग जानते हैं। कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका मेन काम है बीमारियों को पहचानना, कैटेगराइज करना, किसको कौन सी मानसिक बीमारी है उसे पहचानने में मदद करना। ये होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये टेस्ट लेने में माहिर होते हैं, टेस्ट लेके अलग अलग बीमारी में कैटेगराइज करने में मदद करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी कई बार काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है बीमारी पहचानने में मदद करना। इस तरीके से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं मनोवैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के ऊपर महारत हासिल की है, तो वो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत समय ऐसा देखा जाता है कि साइकोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद लोग एमबीए में चले जाते हैं, तो वो मैनेजमेंट में जा रहे हैं और उनका एक साइकोलॉजी में बैकग्राउंड है। वो मार्केटिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, कई अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हैं। और वो क्योंकि साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आए हैं, इसलिए उन्हें हम साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग में महारत हासिल किए हुए हैं, जो काउंसलिंग करते हैं और लोगों को उनके गलत विचारों को बदलने में मदद करते हैं, उनकी गलत आदतों से बाहर आने में मदद करते हैं, उनके पास्ट में जो भी ट्रॉमा हुआ है उन ट्रॉमाटिक अनुभवों में से बाहर आने में मदद करते हैं, काउंसलिंग के मदद से इस चीज़ को करते हैं। लंबा समय लगता है इसको काम को करने के लिए। उन्हें हम कहेंगे साइकोथेरेपिस्ट, क्योंकि ये थेरेपी का काम करते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट थेरेपी कर रहे हैं, थेरेपी अर्थात काउंसलिंग कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे साइकोथेरेपिस्ट। साइकोथेरेपिस्ट बनने के लिए इंसान को काउंसलिंग साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। और अलग अलग तरीके के थेरेपी के टेक्निक्स हैं, जैसे कि जेस्टॉल्ट थेरेपी, एनएलपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस तरीके से अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो अपने क्लाइंट को समस्या से बाहर आने में मदद करते हैं। साधारणतः साइकोथेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को पेशेंट नहीं बुलाते, पेशेंट को क्लाइंट बुलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि पेशेंट भी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में बहुत सम्मान रखता है, उतना ही सम्मान जितना वो खुद रखते हैं। पेशेंट का भी बहुत योगदान रहेगा, उतना ही योगदान रहेगा ट्रीटमेंट में जितना साइकोथेरेपिस्ट का खुद का होगा। इसलिए वो पेशेंट को पेशेंट नहीं बुलाते, क्लाइंट बुलाते हैं। सारी समस्याएं अगर बात करने से और काउंसलिंग से ठीक हो जाती तो क्या ही बात थी, बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं, जिनके लिए दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई सारे साइकोलॉजिस्ट को मैंने अपने करियर में देखा है कि वो दवाई के प्रति थोड़ा बहुत हिचक रखते हैं। लोगों को कहते हैं कि जब तक ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक दवाई मत लो। अपने अनुभव में मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा कई बार होता है जब क्लाइंट की समस्या बहुत ज़्यादा विकट है और उन सारे समय उनको दवाई लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है क्लाइंट सुसाइडल है, हो सकता है क्लाइंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, वो अपने रियलिटी के टच में नहीं है, हो सकता है वो एक मैनिक एपिसोड से गुज़र रहा है। इन सारे सिचुएशंस में क्लाइंट को जब भी दवाई लेना ज़रूरी हो जाता है, तब उस इंसान को जाना चाहिए एक साइकाइट्रिस्ट के पास। साइकाइट्रिस्ट वो लोग हैं जिन्होंने
पहले MBBS किया हुआ है और फिर उसके बाद साइकाइट्रिक मेडिसिन में, यानी कि दिमागी बीमारी से बाहर आने में जो दवाइयाँ लगती हैं उस ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में, उस ट्रीटमेंट के फील्ड में उन्होंने MD किया हुआ है या MS किया हुआ है या DNB किया हुआ है या इस तरीके का कोई डिग्री लिया हुआ है या DPM किया हुआ है, जो एक छोटी डिग्री है MD के तुलना में। तो जिन जिन लोगों ने साइकाइट्रिक मेडिसिन में खास डिग्री हासिल की है, MBBS बनने के बाद हम उनको साइकाइट्रिस्ट बुलाएंगे। ओके, साइकाइट्रिस्ट का मेन काम होता है पेशेंट से मिलके उसकी बात सुन के जानना कि उसको किस तरीके की मानसिक तकलीफ है और उस मानसिक तकलीफ से बाहर आने के लिए उसे दवाई देना। साइकाइट्रिस्ट का मेन काम होता है दवाई देना। कई साइकाइट्रिस्ट मानते हैं कि काउंसलिंग का भी बहुत हाथ होता है ट्रीटमेंट में, इसलिए वो दवाई देने के साथ साथ काउंसलिंग भी करते हैं, साइकोथेरेपी भी करते हैं। लेकिन अधिकांश साइकाइट्रिस्ट अपने साथ किसी साइकोलॉजिस्ट को रखते हैं, दोनों मिलके प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ दवाई देने की ज़रूरत है दवाई दवाई देते हैं, और जहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है वहाँ वो पेशेंट को कहते हैं कि आप किसी काउंसलर के साथ भी मिलिए। ओके, फैमिली थेरेपी लगेगी तो फैमिली थेरेपी कीजिए, जहाँ पे परिवार के सब लोग आके काउंसलिंग ले रहे हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग लगेगी तो वो कीजिए, जिस तरीके की काउंसलिंग से मदद होगी उसके साथ आगे बढ़िए। आखिरकार आती है कैटेगरी लाइफ कोचेस की। आज के समय में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोगों को कहते हैं कि हम आपको लाइफ कोच बना देंगे, जिससे आप लोगों को, दूसरों को ज्ञान दे सकेंगे, उनको उनके समस्या से बाहर आने में मदद कर सकेंगे। लाइफ कोचेस के बारे में विस्तार से बताने से पहले मैं इस बात को मान लेना चाहती हूँ आपके सामने कि हमारे देश में या दुनिया भर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मानसिक मदद की ज़रूरत है, जो किसी मानसिक दिक्कत से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया भर में उतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट नहीं हैं। तो जिन जिन लोगों को कोई बहुत तीव्र समस्या नहीं है, लेकिन छोटी सी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि असमंजस्य में है कि करियर छोड़े नहीं छोड़े, समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, कौन सा करियर अपनाना चाहते हैं, छोटी मोटी रिलेशनशिप की समस्या चल रही है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, गहरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे लोग लाइफ कोचेस के पास जा सकते हैं। लाइफ कोच बनने के लिए एक इंसान को लाइफ कोच की डिग्री लेनी होती है, जो बेसिकली एक छोटा सा कोर्स होता है। आप वो कोर्स कर लो तो फिर उसके बाद आपको लाइफ कोच का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। लाइफ कोचेस साधारणतर ICF से जुड़े होते हैं, जो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन है। इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो लोग भी लाइफ कोचिंग कर रहे हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं, वो लाइफ कोचिंग करने के जो नियम हैं उन नियमों को पालन कर रहे हैं। लाइफ कोच एक इंसान की मदद करते हैं उससे सवाल पूछ के। कैसे सवाल? सही सवाल, काम के सवाल, वो सवाल पूछ के जिनका जवाब देते देते इंसान के दिमाग की सारी गुत्थियां खुल जाएंगी, उसे क्लैरिटी मिलेगी, वो स्पष्ट हो जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर किसी इंसान को मानसिक बीमारी है तो लाइफ कोच का ये कर्तव्य है कि वो उस इंसान के साथ काम नहीं करे और उसे साइकाइट्रिस्ट के पास भेजे। अगर इंसान की समस्या बहुत ज़्यादा गहरी है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट का गहरा इशू है, किसी प्रकार का अब्यूज़ है, तो लाइफ कोच का ये दायित्व है कि वो उस इंसान से कहे कि वो जाके साइकोथेरेपिस्ट से मिले, जो साइकोथेरेपी करेंगे। समस्या अगर बड़ी और गहरी है तो समझदारी इसी में होगी कि लाइफ कोच के साथ काम न करके आप साइकोथेरेपिस्ट के साथ काम करें। समस्या अगर ऐसी है कि जिसमें न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है तो समझदारी ये है कि आप काउंसलिंग के साथ साथ दवाइयाँ भी लें। दवाइयों को लिए बगैर आपका समस्या से निजात पाना मुश्किल हो जाएगा। अब इनमें से कौन से प्रोफेशनल किस तरीके का पैसा चार्ज करते हैं, इस सवाल पे आते हैं। वैसे तो कोई स्टैंडर्ड प्राइस है नहीं।
अलग अलग लोग अपने हिसाब से मनमाना पैसा चार्ज करते हैं। वो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, किन लोगों के बीच में प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो लाइफ कोच हैं और प्रत्येक सेशन का 30,000 रुपये जैसा लेते हैं। लेकिन क्या इनके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, लाइन लगा के खड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, बहुत बड़ा दाम हो जाता है, वहाँ पे आपको अप्रोच करने वाले लोग भी कम हो जाते हैं। काउंसलिंग में फीस लेते टाइम जो भी प्रोफेशनल है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार उसके क्लाइंट को अपनी समस्या से निजात मिलना सबसे बड़ी चीज़ है। ये प्रोफेशन ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप नोट छापने के लिए आएंगे। अगर नोट छापना है तो दूसरे बहुत सारे प्रोफेशन है, वहाँ जाके आप नोट छाप सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छे तरीके से पैसे कमाने देने का एक स्रोत है, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप दूसरों को उनकी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेंगे और इससे इंसान को बहुत संतुष्टि मिलती है। पर्सनल ग्रोथ भी इस प्रोफेशन में बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि काउंसलिंग कर पाने का के अनुभव ने मुझे ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है। अगर आपका प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा दाम ले रहा है, उसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा वैल्यू देगा और वो बेस्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने काम में बेस्ट है, लेकिन वो काम को इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो काम पसंद है। इसलिए उनका फ़ीस भी बहुत ही साधारण है और साधारण से फ़ीस में वो असाधारण सेवा दे रहे हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनकी फ़ीस भयंकर ज़्यादा है, लेकिन उनसे मिलने वाली सर्विस सो है और कभी-कभार तो बहुत बुरी है। अगर आपका अनुभव अपने साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या लाइफ कोच के साथ अच्छा नहीं रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोफ़ेशन के सब लोग बुरे हैं। उसका मतलब सिर्फ़ ये है कि इस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशनल के साथ आपकी बात बनने वाली नहीं है। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि क्लाइंट का और प्रोफेशनल के विचारों का मेल मिलाप होना भी ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे सेवा ली है और उनको बहुत फ़ायदा मिला है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली और उनकी बात जमी नहीं। वो और मैं साथ मिलके काम करने के लिए नहीं बने थे। तो क्लाइंट टू प्रोफेशनल का मैच बहुत ज़रूरी होता है और वो हर बार हो, हर केस में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ, ये भी सच है कि अगर कोई प्रोफेशनल बड़े दिनों से काम कर रहा है और उसकी बहुत ख्याति है, उसका मतलब ये ज़रूर निकलता है कि वो अपने काम में बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा चांस इसी बात का है कि आप इनके पास जाएँगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आप प्रसन्न हो जाएँगे, आपको अपनी समस्या से समाधान मिलेगा। आशा करते हैं अब आप पूरी तरीके से क्लियर है कि साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच में क्या फ़र्क है। मैं मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास इस वीडियो को सबसे शेयर किए जाने की अनुरोध कर रही हूँ आपके मूल्यवान समय के लिए। धन्यवाद।